ये विद्यार्थियों, आइए एक बार पुनः आपका हमारी क्लास में स्वागत है। और अब तक हमने विषय वस्तु विश्लेषण, शिक्षा शास्त्रीय विश्लेषण, कंटेंट एनालिसिस एंड पेडागोजिकल एनालिसिस एंड डिफरेंस बिटवीन देम हमने जान लिया है। आज हम उससे आगे विभिन्न प्रकरणों की विषय सामग्री का शिक्षा शास्त्रीय विश्लेषण, यानी जो अलग अलग प्रकरण हैं और उसके उदाहरणों की सहायता से हम समझने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से शिक्षा शास्त्रीय विश्लेषण किया जाता है। पेडागोजिकल एनालिसिस ऑफ द कंटेंट रिलेटेड टू द वेरियस टॉपिक्स। तो सबसे पहले हम जो लेने जा रहे हैं, हमारा जो टॉपिक है, प्रकरण है, वह है समीकरण, इक्वेशन। तो समीकरण, प्रकरण, इकाई की विषय वस्तु का शिक्षा शास्त्रीय विश्लेषण। सबसे पहले मैं एक प्रासंगिक है यहाँ पर व्याख्या और विश्लेषण। तो हम थोड़े इन शब्दों के बारे में जान लें कि व्याख्या और विश्लेषण में क्या अंतर है। एक ही शब्द नहीं है, व्याख्या का अलग मतलब है और विश्लेषण का अलग मतलब है। तो व्याख्या जो है, व्याख्या से तात्पर्य ये होता है कि हम किसी को कोई बात समझाने जा रहे हैं जो वह पहले जानता है लेकिन उसके समझ से थोड़ी सी परे है, वह उसको समझने में असमर्थता व्यक्त कर रहा है, तो हम उसको समझाते हैं, व्याख्या करते हैं, अर्थात उसको समझाते, समझाने के बाद पूछते हैं कि क्या आपकी समझ में आया। तो उसी को हम क्या कहेंगे, व्याख्या कहेंगे। यानी हम उसको थोड़े से डीप में जाकर उसको समझाने की कोशिश करते हैं, उसको हम व्याख्या कहते हैं। और जो विश्लेषण शब्द है, जैसा कि पिछले वीडियो में कल हमने देखा था कि जो विश्लेषण है उसका तात्पर्य है कि हमारे पास जो टॉपिक दिया गया है उस टॉपिक को छोटे छोटे खंडों में तोड़ देना, खंडों में, उपखंडों में, इकाइयों में, उप इकाइयों में तोड़कर फिर उसको जब वह समझ लेगा तो उसको फिर संश्लेषित कर देना विश्लेषण के अंतर्गत आता है। तो व्याख्या और विश्लेषण आपने समझ लिया। तो आगे प्रिय विद्यार्थियों को देखते हैं जो समीकरण है उसका विषय वस्तु विश्लेषण, कंटेंट एनालिसिस। सबसे पहले देखते हैं हम समीकरण पद का अर्थ, यानी जो समीकरण है, समीकरण पद है, उस समीकरण पद का अर्थ क्या है, अर्थात समीकरण हम किसे कहते हैं। जब कोई भी व्यंजक या पॉलिनोमियल्स रिप्रेजेंट बाय द इक्वल टू साइन, दैट इज कॉल्ड ए इक्वेशन। अर्थात हम देखेंगे ax प्लस by इक्वल टू 1, इस प्रकार से हम इसको दर्शाएंगे तो ये समीकरण कहलाएगा। इन एनी पॉलिनोमियल्स रिप्रेजेंट बाय द इक्वल साइन, दैट इज कॉल्ड ए इक्वेशंस। अब इसके बाद जब वह ये समझ लेगा तब हम उसको समझाएंगे समीकरण से अभिप्राय क्या है, यानी समीकरण से अभिप्राय क्या है। तो समीकरण का अर्थ क्या है, समीकरण का अभिप्राय क्या है। अब उसके बाद हम समझाएंगे समीकरण द्वारा विभिन्न प्रकार की समस्याओं का हल, यानी जो समीकरण है उन समीकरणों के द्वारा हम विभिन्न प्रकार की समस्याओं का हल कैसे करते हैं। हमारे सामने कुछ समस्याएं दी जाती हैं, हम उनको समीकरण की फॉर्म में लेके आते हैं और समीकरण की फॉर्म में लाकर हम उसको हल करके दिखाते हैं। जैसे क्वेश्चन दिया है आपको कि एक विद्यार्थी ने 4 कलम खरीदी हैं और 2 कॉपियाँ खरीदी हैं और उनकी अलग अलग कीमत दे दी है, तो उसको कीमत दे दी और उसको भी समीकरण की फॉर्म में लाकर हम उसको हल करने की कोशिश करते हैं। दूसरा बिंदु है रैखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशंस, यानी जब वह समीकरण समझ जाएगा तब उसके बाद हम उसको बताएंगे कि रैखिक समीकरण क्या होता है। तो ऐसा समीकरण जिसकी चरों की जो घात है वह 1 हो तो हम उसको रैखिक समीकरण कहते हैं। इन एनी इक्वेशंस इट हैव द पॉलिनोमियल एक्सपोनेंशियल इज इक्वल टू 1, दैट इज कॉल्ड ए लीनियर इक्वेशन। अब रैखिक समीकरण समझाने के बाद रैखिक समीकरण को हल करने की विधियां, रैखिक समीकरण को हल करने की विधियां क्या हैं उनको हम जानेंगे। तो हम जानते हैं कि जो रैखिक समीकरण है उसको हल करने की विधियां हैं, विलोपन विधि है, वज्रगुणन विधि है। तो उन विधियों से समीकरणों को हल करके दिखाएंगे। उसके बाद फिर रैखिक समीकरण पर आधारित समस्याओं का समाधान करना। रैखिक समीकरण पर आधारित जो समस्याएं होंगी हम उन समस्याओं को हल करके दिखाएंगे। और हम देखते हैं युगपत समीकरण, साइमल्टेनियस इक्वेशंस, यानी युगपत समीकरण क्या होते हैं, साइमल्टेनियस इक्वेशंस क्या होती है। तो युगपत समीकरण का अर्थ, तो जैसा कि आप जानते हैं युगपत समीकरण को इस फॉर्म में लिखते हैं a1x प्लस b1y इक्वल टू 1 और a2x प्लस v2y इक्वल टू 2। इस प्रकार के समीकरणों को हम युगपत समीकरण कहते हैं, यानी युग्म में होते हैं। ये एक साथ 2 समीकरण होंगे। और फिर उसके बाद है युगपत समीकरण को हल करने की विधियां, इसको हम एक विलोपन विधि है, वज्रगुणन विधि है। तो ये जो वज्रगुणन विधि मैंने पहले समीकरण बताया था रैखिक, उसमें बताई थी, उसमें नहीं, इसमें लागू होती है।
तो अब है युगपत समीकरण पर आधारित समस्याओं के समाधान। युगपत समीकरण पर आधारित, वहां पर हमने 2 पेन और 2 कॉपियां ली थी। यहाँ पर क्या है, 2 विद्यार्थी होंगे, एक ने कुछ पेन लिए हैं, कुछ कॉपियां ली हैं, और दूसरे ने भी कुछ पेन और कुछ कॉपियां ली हैं। अब हम उन दोनों को, एक विद्यार्थी के लिए अलग इक्वेशन, दूसरे विद्यार्थी के लिए अलग इक्वेशन, 2 इक्वेशंस निर्मित करेंगे, फिर हम उस समस्या का हल करेंगे। अब इसके बाद आता है द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो द्विघात समीकरण क्या होता है कि ऐसा समीकरण जिसमें उसके जो वेरिएबल्स होते हैं, उसके जो चर होते हैं, उनकी सबसे बड़ी जो पावर होगी, घातांक होगा, वो क्या होगा, 2 होगा। जैसे इसकी फॉर्म होती है ax² + bx + c = 0। इस फॉर्म में होंगी। इन एनी इक्वेशंस द वेरिएबल मैक्सिमम पावर = 2, दैट इज कॉल्ड ए क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो द्विघात समीकरणों से अभिप्राय हो गया। अब द्विघात समीकरण को हल करने की विधियां, किस प्रकार से हम इनको हल करते हैं। जैसे द्विघात समीकरण को हल करने की विधि में एक तो गुणनखंड विधि होती है, इसमें हम ax² प्लस यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा एक्स एंड अल्फा बीटा = 0, इस विधि से हम इसको हल करते हैं। और एक दूसरी विधि होती है जिसको हम श्रीधराचार्य विधि के नाम से जानते हैं। जो फॉर्मूला है वो श्रीधराचार्य ने दिया था, यानी x = जो ± b√b² - 4ac/2a। ये जो फॉर्मूला है इसको हम श्रीधराचार्य के फॉर्मूले के नाम से जानते हैं, क्योंकि इस फॉर्मूले का जो निर्माण है वह श्रीधराचार्य जी ने किया था। अब है द्विघात समीकरणों पर आधारित समस्याओं का समाधान करना। द्विघात समीकरण पर आधारित जो समस्याएं हैं, हम उनका समाधान करेंगे, तब हम समझाएंगे कि किस प्रकार से इनसे समस्याओं का समाधान किया जाता है। तो विद्यार्थियों, अब हम देखते हैं हमारी जो अगली कड़ी है, उद्देश्यों का व्यवहारिक शब्दावली में उल्लेख, लिस्टिंग दी ऑब्जेक्टिव्स इन बिहेवियर टर्म्स। यानी अब हमने जो उसको सिखा दिया, उस सीखने के आधार पर हम अपने जो व्यवहारिक उद्देश्य हैं उनको भी सॉर्ट आउट करेंगे। तो सबसे पहले हमने उसको जो सिखाया है कि समीकरण क्या होता है, तो वह समीकरण की परिभाषा देगा, समीकरण को किस प्रकार से लिखा जाता है और उसको लिखने लगेगा। ये हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं जो आशा करते हैं हम। वह समीकरणों के पद को समझाएगा, समीकरणों का हल कैसे होगा, रैखिक समीकरण क्या है, द्विघात समीकरण क्या है, युगपत समीकरण क्या है, रैखिक समीकरणों को हल करने की कितनी विधियां हैं, कैसे हल किया जाता है, और वह किस प्रकार से विभिन्न प्रकार के तरीकों से उसको हल कर सकता है। जैसे श्रीधराचार्य का फॉर्मूला बताया था, तो उस श्रीधराचार्य के फॉर्मूले को भी लगाएगा। तो इस प्रकार से हम उसकी इन गतिविधियों को राइट डाउन करेंगे। दैनिक जीवन में की जो समस्याएं हैं उनमें वह किस प्रकार से समीकरणों का प्रयोग कर सकता है। तो इस प्रकार से हम उसके व्यवहारों को लिख लेंगे, और उन्हीं व्यवहारों के आधार पर फिर हम अपने जो कार्यक्रम है उसको आगे बढ़ाएंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, आगे हम देखते हैं शिक्षण विधियों, प्रविधियों व शिक्षण सहायक सामग्री का उल्लेख, लिस्टिंग ऑफ टीचिंग मेथड्स, टेक्निक्स, एक्टिविटीज एंड टीचिंग एड्स। तो सबसे पहले देखते हैं हम शिक्षण विधियां और प्रविधियां, टीचिंग मेथड्स एंड टेक्निक्स। तो इसके अंतर्गत हम इनका पहले ही अध्ययन कर चुके हैं कि जो विधियां हैं, हमारी जो शिक्षण की विधियां हैं वो कितनी हैं। उनमें से हम यहाँ पर जो प्रयोग करेंगे, हमारा जो समीकरण है उसमें आगमन विधि है, आप जानते हो। आगमन विधि में पहले हम उदाहरण देते हैं और नियमों पर पहुँचते हैं। व्याख्यान विधि यानी व्याख्या करते हैं, उसको समझाने की कोशिश करते हैं। प्रयोगशाला विधि है, समस्या समाधान विधि है, विश्लेषण विधि है, चापपट प्रदर्शन है, वर्ण अन्वेषणात्मक विधियां हैं। तो इन विधियों का प्रयोग करके हम अपने समीकरण को बच्चों के सामने, समीकरण की जो प्रकरण है उसको प्रस्तुत करें। हमारा जो इसका दूसरा टर्म है वो है क्रियाकलाप एवं शिक्षण सहायक सामग्री। यानी जो क्रियाकलाप है वो क्या होंगे और शिक्षण सहायक सामग्री है उनकी सहायता से हम किस प्रकार से अपने विद्यार्थियों को समझाएंगे। तो इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि विद्यार्थियों को विभिन्न समस्याओं के समीकरणों को हल कराएंगे। हम विभिन्न प्रकार की समस्याओं से संबंधित समीकरण हैं उनको हल कराएंगे और उनको उनमें अभ्यस्त रखेंगे, यानी बार बार उनको इस प्रकार के समीकरण हल करने की प्रेरणा देंगे ताकि वो समझ सकें। बीजगणित की विभिन्न पदावलियों, अभिव्यक्ति को विद्यार्थियों के समक्ष
प्रस्तुत किया जाएगा। यानी अलग अलग पदावली हैं, उनका अर्थ है, युगपत समीकरण क्या है, द्विघात समीकरण क्या है, उनको हल करने की क्या विधियां हैं, उन सभी को हम उनके सामने प्रस्तुत करेंगे। सरल युगपत द्विघात समीकरणों को हल करना किस प्रकार से हल किया जाता है, इन हम उनके सामने उदाहरणों की सहायता से प्रस्तुत करेंगे ताकि वो अच्छे से समझ सकें। उन्हें समीकरण संबंधी समस्याओं प्रश्नों को अभ्यास कार्य गृह कार्य देकर व्यस्त रखेंगे। अब बीजगणित की जो अभिव्यक्ति है, पदावली है, उसको हम तराजू के माध्यम से भी समझा सकते हैं। जैसे तराजू के दो पलड़े होते हैं और दोनों पलड़ों में यदि हम दोनों साइड में बराबर कोई चीज़ रख दें तो उसकी जो माप है यानी उसकी जो तराजू है वो ऊपर नीचे नहीं उठेंगे। यदि एक साइड में ज़्यादा रखेंगे, एक साइड में कम रखेंगे तो उनकी जो माप है वो इधर उधर, उनके तराजू इधर उधर हो जाएंगे। तो हम ये समझाने की कोशिश करेंगे कि समीकरण के दो भाग होते हैं, जैसे ax प्लस by बराबर 3 है तो दोनों तरफ 3 जोड़ा जा सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दोनों साइड में हम 3 का ही गुणा कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और दोनों साइडों में हम 3 से भाग कर दें तो भी हमारा जो समीकरण है उसकी मूल वैल्यू पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और हम इस प्रकार से एक चीज और समझा सकते हैं, ax प्लस by इक्वल टू सी ले लो। तो इसमें हम जैसे हमारा ये वेरिएबल है, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू निकालनी है, तो इसके लिए हम ज़्यादातर जो वैल्यू निकालनी है उसको हम अपनी जो लेफ्ट साइड है उधर ही रखते हैं, राइट साइड में नहीं रखते, क्योंकि हम ये समझा सकते हैं कि जैसे दो तराजू में तो हम तराजू में एक साइड में बाट रखते हैं और दूसरी साइड में जो वस्तु तोलनी है उसको रखते हैं। तो इस तरीके से हम, तो हमारा ये हाथ है, जो इस हाथ से हम उसमें अनाज रखेंगे और इस हाथ पर हम तराजू रखेंगे, सॉरी वो बट्टा रखेंगे। यदि हमने अनाज इधर ले लिया और तराजू इधर ले लिया तो माप में कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन हमें क्या है उसके उपयोग में सहूलियत नहीं होगी। जैसे हम इधर रखेंगे तो इस तरीके से हमें निकालना पड़ेगा और इधर रखेंगे तो आसानी से निकाल सकते हैं। तो इस चीज़ को भी हम यहाँ पर समझा सकते हैं। और साथ में जो टीचिंग एड्स हैं यानी हम उदाहरणों के माध्यम से बहुत सारी चीज़ों को, समीकरणों को किस प्रकार से हल करते हैं उसके माध्यम से समझा सकते हैं। हमारा जो लास्ट बिंदु है हमारे इस प्रश्न का, मूल्यांकन प्रक्रिया, यानी मूल्यांकन प्रक्रिया वो क्या होती है। तो मूल्यांकन प्रक्रिया में अध्यापक द्वारा अपने विद्यार्थियों को हमने जो समीकरण के बारे में बताया था उस समीकरण से संबंधित कितना ज्ञान उसने ग्रहण कर लिया है या हम अपने उद्देश्य में कितने सफल हुए हैं, उस उद्देश्य को जानने के लिए हम मूल्यांकन प्रक्रिया मौखिक प्रश्न पूछकर या लिखित प्रश्न पूछकर आयोजित करेंगे। तो इस प्रकार से हम उसको कहेंगे, प्रश्न पूछेंगे कि आप समीकरण से क्या समझते हो, व्यंजक से क्या समझते हो, रैखिक समीकरण क्या होता है, द्विघात समीकरण क्या होता है, युगपत समीकरण क्या होते हैं। इस प्रकार के प्रश्न हम उससे पूछेंगे। साथ में भी ये कह सकते हैं 3x प्लस 4y बराबर 0 या 2x प्लस 3y बराबर 2। इस समीकरण को अलग अलग विधियों से, जैसे हम कहेंगे प्रतिस्थापन विधि से हल करो, वज्र गुणन से हल करो, तो अलग अलग विधियों से हम इस तरीके से पूछ सकते हैं। ऐसे ही हम द्विघात समीकरण दे सकते हैं, 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0। इस द्विघात समीकरण को जो श्रीधराचार्य सूत्र है उस सूत्र की सहायता से, सूत्र हमने बताया क्या है, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे में 2a। इस सूत्र को लगाकर इस हमारे जो समीकरण है उनको हल कीजिए। हमारे दैनिक प्रश्न पूछकर हम उनका मूल्यांकन कर सकते हैं। और भी प्रश्न पूछ सकते हैं जिसमें द्विघात समीकरण बनाए जाते हैं। जैसे कोई व्यक्ति किसी सड़क पर अमुक चाल से चल रहा है और उसके पीछे और दूसरा व्यक्ति अमुक चाल से चल रहा है, तो वो दोनों एक दूसरे को, जो पीछे वाला व्यक्ति है वह उसको कितनी देरी बाद उसको पकड़ लेगा। या इस प्रकार के भी प्रश्न होते हैं कि एक व्यक्ति इस बिंदु से और एक व्यक्ति इस बिंदु से विपरीत दिशा में चल रहे हैं, उनकी चालें अलग अलग हैं, तो किस बिंदु पर आगे मिलेंगे। या फिर एक ही दिशा में चल रहे हैं तो आगे कहाँ जाकर मिलेंगे। तो इस प्रकार के प्रश्न पूछकर हम उनका मूल्यांकन कर सकते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने जो हमारा समीकरण था उस समीकरण की इकाई प्रकरण का शिक्षा शास्त्रीय विश्लेषण किया था। और ऐसी बहुत सारे टॉपिक हैं जिनका आप शिक्षा शास्त्रीय विश्लेषण करोगे। यदि आपने इस टॉपिक को आज समझ लिया,
या इस वीडियो में समझ लिया तो आगे आपको दिक्कत नहीं होगी। मैं एक दो उदाहरण या एक दो शिक्षा शास्त्री विश्लेषण करके आपको और बताऊंगा, बाद बाकी आप अपने आप करोगे। तो आशा करता हूँ आपने इसको बहुत अच्छी ढंग से समझ लिया होगा, और समझ लिया है तो आगे हम अगले वीडियो में एक और टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।